वैद्य जी का नया उपचार। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनका नाम अमीरचंद था। अपने नाम के अनुसार ही वे बहुत अमीर थे। उनके पास काफी सारा धन था, बहुत सी चल अचल संपत्ति थी। सेठ जी को सभी प्रकार का सुख था। उन्हें केवल एक ही दुख था और यही दुख सभी सुखों को गोबर बना रहा था। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। वे कई बीमारियों से पीड़ित थे। धीरे धीरे सेठ अमीरचंद की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बड़े बड़े हकीम और वैद्य भी फेल हो गए। ज्यों-ज्यों दवाइयां बढ़ती गई, त्यों-त्यों मर्ज भी बढ़ता गया। सेठ जी और उनका पूरा परिवार परेशान था। घर के नौकर चाकर भी दुखी थे। रिश्ते नाते और मिलने जुलने वाले लोग भी चिंतित थे। रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। निराश होकर सेठ जी ने घोषणा की कि जो उन्हें ठीक कर देगा, उसे मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में कई डॉक्टर वैद्य हकीम आए। इलाज भी किया, परंतु सेठ जी की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उनकी दशा ज्यों की त्यों बनी रही। एक दिन सवेरे सवेरे एक बूढ़ा वैद्य सेठ जी के पास आया। उनकी नब्ज देखी, उनके शरीर का अच्छी तरह परीक्षण किया, फिर अलग जाकर नौकरों से बातें की, घर के सभी लोगों से चुपचाप कुछ पूछा। फिर वैद्य जी सेठ अमीरचंद से मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी लगता है कि आप खाने पीने में काफी कंजूसी करते हैं। सेठ जी चौंकते हुए बोले, खाने पीने में कंजूसी? वो भला कैसे? ठीक से खाने पीते तो बीमार ही क्यों पड़ते? अच्छा छोड़िए, अपनी खुराक के बारे में बताइए। खुराक तो मैं ठीक ठाक ही लेता हूँ। सवेरे खस्ता कचौड़ी, पकौड़े, एक कटोरी मलाई, एक कटोरा हलवा, कुछ सूखे मेवे और एक लोटा दूध नाश्ते में, तथा दोपहर को, रुकिए रुकिए, इतना सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगा है। दोपहर और रात की खुराक इससे 2-3 गुनी तो होगी ही। वैद्य जी बीच में ही बोल पड़े, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। पराठे और पूरी तो मुझे बहुत पसंद है, डटकर खाता हूँ, फिर भी समझ नहीं आ रहा कि चलते चलते मेरा दम क्यों फूलने लगता है। सेठ जी बोले, सब ठीक हो जाएगा, पर उपचार शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। वैद्य जी ने कहा। सेठ जी ने कहा, बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? वैद्य जी ने कहा, अच्छी तरह सोच लीजिएगा, मेरे उपचार पर आप नाराज तो नहीं होंगे। उपचार किसी सुनसान स्थान पर किया जाएगा। सेठ जी बोले, पर भला मैं उपचार से नाराज क्यों हो जाऊंगा? शहर से बाहर, आबादी से दूर मेरी कोठी है। आप वहां कल सवेरे से ही उपचार शुरू कर सकते हैं। फिर वैद्य जी ने अपने सहायक को अलग ले जाकर उपचार के बारे में समझाया, फिर वहां से चले गए। वैद्य जी समय के पाबंद थे। वे अगले दिन सुबह होते ही सेठ जी के यहाँ पहुँच गए। उनका सहायक 2 घंटे पहले ही उपचार की तैयारी करने के लिए उस सुनसान कोठी पर पहुँच गया था। वैद्य जी सुनसान कोठी तक पैदल टहलते हुए जाना चाहते थे, लेकिन सेठ जी नहीं माने। वे हाथ नचाते हुए बोले, उस कोठी तक पैदल जाएंगे? 4 कदम चलते ही मेरा दम फूलने लगता है। इतनी दूर तक पैदल हरगिज नहीं चल पाऊंगा। घर पर कई गाड़ियां हैं, ये कब काम आएंगी? गाड़ी से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। वैद्य जी मुस्कुराए, परंतु उन्होंने पैदल चलने की अधिक जिद न की। दोनों गाड़ी में बैठकर सुनसान कोठी पर जा पहुंचे। वैद्य जी ने वहां पहुंचते ही अपने सहायक से पूछा, उपचार की सभी तैयारियां हो गई हैं? सहायक ने स्वीकृति में सिर हिलाया और एक बाहरी कमरे की ओर संकेत किया। आगे आगे सेठ जी और पीछे पीछे वैद्य जी उस निश्चित कमरे की ओर चल पड़े। कमरे के बाहर सेठ जी के जूते उतरवा दिए गए और नंगे पैर सेठ जी जैसे ही उस कमरे में घुसे, वैद्य जी ने फुर्ती से बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अब सेठ जी कमरे के अंदर और वैद्य जी बाहर। अंदर घुसते ही सेठ जी को न जाने क्या हुआ,
वे जोरों से चिल्लाने और उछलने कूदने लगे। बात यह थी कि कमरे की फर्श गरम तवे के समान तप रही थी। उस पर नंगे पैर रखे नहीं जा रहे थे। स्थिति यह थी कि कमरा बंद, फर्श तपती हुई, पैर नंगे। अब सेठ जी उछलने कूदने के अलावा कर भी क्या सकते थे? वैद्य जी कमरे से बाहर थे। उन पर सेठ जी के चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टे वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने गाड़ी के चालक को भी 2 घंटे बाद आने की बात कहकर लौटा दिया था। वहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। फिर सेठ जी का चिल्लाना कौन सुनता? उनके मोटे थुलथुल शरीर का उछलना कूदना उस समय कोई देख पाता तो अपनी हंसी नहीं रोक सकता। कोई शरारती बच्चा उन्हें देखता तो उसे बहुत मजा आता। सेठ जी थककर चूर हो गए। शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वे लगभग आधे घंटे तक इसी तेज गति से उछलते कूदते रहे। जैसे जैसे फर्श की तपन कम होती गई, वैसे वैसे सेठ जी के उछलने कूदने की गति भी उसी हिसाब से धीमी पड़ती गई। सेठ जी वैद्य जी को जी भरकर कोस रहे थे, गालियां बक रहे थे, लेकिन कमरे के बाहर खड़े वैद्य जी पूरे बहरे बने हुए थे। पूरे 1 घंटे बाद वैद्य जी ने उस कमरे का दरवाजा खोला। बदहवास पसीने से लथपथ सेठ जी बड़बड़ाते हुए और वैद्य जी को गालियां बकते हुए बाहर निकले। वैद्य जी धैर्य की मूर्ति बने सब कुछ सुनते रहे। उन्होंने सेठ जी को एक पेड़ की छाया में बैठाया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद सेठ जी को लगा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई है। तब वैद्य जी ने कहा, सेठ जी, मैंने पहले ही कहा था कि आप किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। पहले आप 10 कदम भी नहीं चल पाते थे। अभी आप घंटे भर तक लगातार उछलते कूदते रहे। आप अच्छी खुराक लेते तो हैं, पर शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं। यही आपकी बीमारी है। आप कम खाएं लेकिन नियमित व्यायाम करें, योगासन करें। सुबह खुली हवा में भ्रमण कीजिए। कुछ ही दिनों में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि आपके इलाज में मुझे कुछ सख्त कदम उठाने पड़े। अब सेठ जी को अपनी तबीयत कुछ कुछ ठीक लग रही थी, इसीलिए उनका गुस्सा भी शांत हो गया था। वैद्य जी की सम्मति को उन्होंने स्वीकार किया। उचित खानपान और नियमित व्यायाम से वे कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गए। अब तो वैद्य जी से उनकी रही सही नाराजगी भी समाप्त गई। अब तो नाराज होने के बजाय वैद्य जी की प्रशंसा ही करने लगे।